टू टावर्स ए एंड बी, दोनों की हाइट कितनी है 20 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 200 मीटर, अ बॉडी थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स बी इन द सेम, ठीक है ना, बी से ए की तरफ फेंकी जाती है। तो एक पॉइंट पी पर गिरता है, दूसरा क्यू पर गिरता है, और पी से क्यू की तरफ एक ट्रक जाता है जिसको पी से क्यू तक जाने के लिए कितना 4 सेकंड लगता है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रक निकालना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक टावर ये है, ठीक है, इससे 200 मीटर दूरी पर एक दूसरा टावर ये रखा हुआ है। यहाँ से एक ब्लॉक को सामने की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, तो ये आकर यहाँ गिरता है किस पर, पॉइंट पी पर, और सेम वे में यहाँ से यहाँ आकर गिरता है किसमें, पॉइंट क्यू पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ से x दूरी पर गिरता है, तो ये भी कितने से गिरेगा x पर। तो ये कितनी दूरी है ये हमें निकालना है। और यहाँ से एक जब ट्रक चलता है यहाँ तक उसको t = 4 सेकेंड में पहुँच जाता है, तो उस ट्रक की स्पीड कितनी होगी, दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिंपल सा फॉर्मूला है gx² / 2u² cos² थीटा। फॉर हॉरिजॉन्टल थीटा = 0 डिग्री, तो cos 0 कितना होता है आपका, cos 0 होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब अपन वैल्यू रखेंगे तो कितना है 20 हाइट है, g की वैल्यू 10, x हमें निकालना है 2, u की स्क्वायर 20 स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो x = कितना आ जाएगा आपका 40 मीटर, तो यहाँ भी x = 40 मीटर। तो ये बीच की डिस्टेंस जो d है, d = कितना होगा 200 - 80 मतलब 120 मीटर। क्लियर। तो ट्रक की स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस 120/4 दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपके पास पीक वैल्यू दी हुई है। पीक वैल्यू जो है हमारे कुछ इस इक्वेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt वोल्ट। दिस इज़ आवर इक्वेशन। आपको मालूम है जब इस तरीके के इक्वेशन रहते हैं तो पीक वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को यूज़ करते हैं। अब ये कितना एंगल है दोनों के बीच में, साइन और कॉस दोनों ωt हैं, तो इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो डायरेक्टली E0 को निकाला जा सकता है सिंपल 3² + 4² से, एंड दैट विल बी योर 5 वोल्ट। अगर हमारे पास पीक वैल्यू आ जाती है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना बहुत आसान है, जिसकी वैल्यू होगी E0/√2 दैट मीन्स 5/√2। चेकआउट आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है f है, और कॉन्वेक्स मिरर के पोल से f दूरी पर एक रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो वो कहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, हमारे लेफ़्ट साइड कंसीडर किया जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -f। तो हमें निकालना है v कहाँ पर होगा, दैट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। हम इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/f = 1/v इज टू बी कैलकुलेटेड। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव होगा राइट साइड, और यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे u की वैल्यू -f, तो दैट इज गोइंग टू बी द 1/-f। ट्रांसफ़र करेंगे तो 2/f इज़ गोइंग टू बी 1/v, एंड देन इसको सॉल्व करने पर v = f/2 दैट इज़ योर आंसर। चेकआउट नंबर 3 इज़ करेक्ट। जस्ट लुक नेक्स्ट वन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोलते हैं कि एक कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको टर्न भी दिए हुए हैं, इट इज़ क्लियर, टर्न्स दिए हुए हैं जो n। इसमें r रेडियस को क्या किया गया है, कांस्टेंट माना गया है। तो सीधी बात है आपको सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट करना है, सिर्फ आपको l और n का रिलेशन यूज़ करना है। तो l और n का जब रिलेशन यूज़ करेंगे तो आपको फार्मूला मालूम होगा, तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², बाकी सभी चीज़ कांस्टेंट। तो L1/L2 = n1² जब हमारे पास L1 मतलब 108 हेनरी है तब उस समय हमारे पास 600 टर्न्स हैं, और जब L2 विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड इन दिस कंडीशन वी हैव 500 टर्न्स। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास L2 = हो जाएगा 75 मिली हेनरी। दैट इज़ योर आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट।
अगला जो क्वेश्चन है वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें ये बोलते हैं कि जब कोई बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से गिराया जाता है, मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से इस बॉल को गिराया गया है, तो ऐसे कई बार ऐसे टप्पा खाने के बाद ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसमें हर बार इसमें एनर्जी लॉस होती है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और आखिरी में पूछा जाता है कि ए नंबर, क्या ये वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है? तो इसका सीधा आंसर है नो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी वायलेटेड। इसका बी पोर्शन जो है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बिल्कुल नहीं, बिकॉज डायरेक्शन उसकी लगातार क्या होती जाती है, आपकी चेंज होती जाती है हर जगह पर। क्लियर? इसकी डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन की हर जगह पर क्या होगी, चेंज होगी। इट इज़ क्लियर? तो ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे गड़बड़ होंगे। तो हम इसमें इस तरीके से बोल सकते हैं कि ना इसमें वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा और ना ही हमारे पास इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और इसीलिए आप इसके आंसर नंबर 4 को लगाएंगे कि बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। इट इज़ क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, जस्ट रिमेंबर इट। मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम पहले से बना के रखा हूँ। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम पहले से बना के रखा हूँ। इसमें यह है कि हमें डायोड से होने वाले करंट को क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन के डायग्राम को पहले से बना के रखा हूँ। सीधी बात, इसमें ये पूछा गया है कि आपका अरेंजमेंट है जिसमें ये डायोड है। क्लियर? इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये कैसा है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा एन रीज़न है और ये तुम्हारा कौन सा पी रीज़न है। तो ये तुम्हारा रिवर्स बाइजिंग में होने वाला है और रिवर्स बाइजिंग में ये नॉन कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। तो इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो आपके पास सिर्फ इस सर्किट से करंट फ्लो होगा ये, बिकॉज इट इज़ इन फॉरवर्ड बाइसिंग और डायोड आइडियल कहा गया है। तो आपको इसे सीधे एक कंडक्टर से कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास जो नई सर्किट बनेगी वो मैं थोड़ा बना के बता रहा हूँ यहाँ से। ये आपका ये डायोड, इट इज़ क्लियर, ये आपके पास क्या होने वाली है, सर्किट बनने वाली है। इट इज़ क्लियर? ये आपका जो भी है 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, वट एवर, आप इसे एक सीधे वायर के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ आइडियल। तो आपके पास ये 20 वोल्ट का है। तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है, 20। अब ये सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो 5 5 10 अपॉन 10। सो सिंपली आंसर विल बी योर 2 एम्पियर। इट इज़ क्लियर? एंड दैट इज़ आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एम मास के ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा के साथ। ठीक है? तो मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है, एकदम नॉर्मल सा डायग्राम बनाया जाएगा। यहाँ से ऐसा फेंक दिया गया है। क्लियर है? तो इसके 2 पॉइंट पर मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। और ये दूसरा पॉइंट है ये, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड है। तो ऐसा कहा गया है ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? मान लेते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, मान लो अल्फ़ा होगा, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 90 माइनस अल्फ़ा होगा। ये तो आपकी एक्चुअल में थ्योरेटिकल और कन्वेंशनल तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। पर एक बात ध्यान रखिए, अगर ये आपका दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो आप एक को जैसे परपेंडिकुलर वे में है और ये नीचे की तरफ वे में है, अगर आप इसे कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और ये कैसा हो जाएगा आपका 4। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से 5। इट इज़ क्लियर? एंड जस्ट कंसीडर इट, दिस इज़ गोइंग टू बी अल्फ़ा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी 4/5 एंड साइन अल्फ़ा इज़ गोइंग टू बी 3/5। तो आपको पूछा गया है कि इस टॉप पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान रखना, टॉप पर वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो 0 होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही काम करता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, u cos थीटा। इट इज़ क्लियर? सो वी हैव टू कैलकुलेट u cos थीटा। इस कंडीशन में आपका ये वाला कंपोनेंट जो है इधर पे इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हमें सिर्फ वही क्या करना है, निकालना है। और उसे निकालने के लिए हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, 3 cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू u
कॉस थीटा, और इसे आप यू एक्स के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा 3। इसकी वैल्यू कितनी होगी 4/5। इट इज़ क्लियर, 12/5। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी 2.4 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ गोइंग टू बी द मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी एट minimum velocity at highest point. It is clear, and that would be answer number 3 is correct. क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि कोई पेंडुलम है जो क्या कर रहा है, आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है। डैम्प्ड ऑसिलेशन कर रहा है मतलब कि उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो समय के साथ कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऐसा कुछ है। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन होना कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा ऑफ टी। यू आर फैमिलियर विथ दिस। इट इज़ क्लियर। जहाँ टी टाइम है, इसमें बोलते हैं कि 1 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, अपने 1 मिनट के बाद एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, आधा रह जाता है ओरिजिनल का। तो ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 में। तो हमारे पास कितना 1 मिनट पर, टी को हम 1 मिनट लेके चल रहे हैं, मिनट में चल रहा है। तो ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू ए नॉट ई ऑफ माइनस लेमडा इंटू 1। कैंसिल। इट इज़ क्लियर, वेरी सिंपल। सो मैं यहाँ कह सकता हूँ ई टू द पावर लेमडा इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँ तो, बिकॉज इसे ऐसा लिखा सकता है 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा। ट्रांसफ़र करने पर इतना आ जाता है। अब बोलता है कि 3 मिनट के बाद जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है। दैट मीन्स इसी इक्वेशन का मैं यूज़ करके निकालना चाहूँगा तो मेरे पास जो फार्मूला आएगा वही होगा ए नॉट अपॉन एक्स। 1/x टाइम्स हो जाता है और कितना है, ए नॉट ऑफ ई टू द पावर -3 लेमडा। यहाँ पर टी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास सिंपली। अब मैं यहाँ इसे इस तरीके से यूज़ करूँगा, x इज इक्वल टू ई टू द पावर 3 लेमडा। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ई टू द पावर लेमडा की पावर 3, और मेरे को अच्छे से मालूम है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 टू द पावर 3 8। इट इज़ क्लियर। तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा 8, और ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। वेरी सिंपल, यू कैन चेक इट आउट। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स कितना है, F इज़ इक्वल टू माइनस ई ऑफ जे कैब, और यदि इलेक्ट्रॉन इसमें कितनी v1 वेलोसिटी यानी कि आई कैप से मीटर पर सेकेंड से मूव करता है, तब हम इस डेटा के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो गिवन बाय v इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। इट इज़ वेरी फैमिलियर इक्वेशन जो हम लगभग अपनी बेसिक क्लासेस में यूज़ करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आएगी माइनस ई ऑफ जे इज इक्वल टू, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो q इज़ रिप्लेस्ड बाय ई, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, यहाँ से रखेंगे तो 1 ओनली i, और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास ये b कैप। इट इज़ क्लियर। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि ये माइनस जे डायरेक्शन में है, ये i डायरेक्शन में है, तो दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट वुड बी मस्ट बी इन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ k। सो b की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हमारी k कैप डायरेक्शन होगी। इट इज़ क्लियर बाय द लॉ। इट इज़ वेरी सिंपल लॉ एक्सप्लेन इन अवर क्लासेस। नाउ again it is given if the velocity of electron is v2 is equal to 2k मीटर पर सेकेंड, 2k कैप मीटर पर सेकेंड, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लो b की डायरेक्शन भी k पर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी k पर है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा आपका, 0। इट इज़ क्लियर बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम विल बी 0। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला द वैल्यू विल बी 0। सो योर आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास P और Q दो पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है 0 0। यहाँ पर क्या A 0 पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर -A 0 पर एक पार्टिकल है। मान लेते हैं यहाँ पर आपका Q पार्टिकल है और यहाँ पर मान लीजिए P पार्टिकल है। तो इसके बीच में एक R पार्टिकल है।
इट इज़ क्लियर। जो पहले किसकी तरफ मूव करता है आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्यू की तरफ मूव करता है या आपका पी की तरफ मूव करता है, वो इससे कोई इशू नहीं है हमारा, कहीं भी मूव करता है। पर इनका जो मास है ये 3m है, इसका मास भी कितना है आपका 3m है। अब 2m मास का पार्टिकल, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं कौन कहाँ मूव कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जाके टकराएगा तो इसको एनर्जी देगा, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा। अब ये लौट कर आएगा, इलास्टिक कोलिजन है तो लौट कर आएगा, फिर इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब ये दोनों, इसका मोमेंटम का ट्रांसफ़र होने के कारण काफ़ी कम हो चुका होगा, जो कि यहाँ पर अब नहीं आएगा। तो ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 कोलिजन कर सकता है। तो आपके पास इसका जो आंसर है वह है 4th नंबर का 2। इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियोमीटर में यूज़ होने वाले वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। इसमें आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10⁻⁷ ओम मीटर, करंट पासिंग थ्रू द वायर I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कितना 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपका सिंपल सा डेटा है जो आपके सामने दिया हुआ है। इट इज़ क्लियर। अब इस डेटा का यूज़ करके हमें निकालना है। इनके के लिए हमें सबसे पहले हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ गिवन बाय, सिंपल फार्मूला है हमारे पास V/I। इट इज़ क्लियर, कोई इशू नहीं है हमारे पास इसके लिए। और अगर हम चाहें तो हमारे पास एक और है फार्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है RA/L। क्लियर। तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा हमारा, हमने मान लिया उसे हमने K से शो किया, और वो कितना होगा हमारा V/L। इट इज़ क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। तो इस फार्मूले से हम V की वैल्यू रखेंगे, वो कितनी होगी हमारी IR, और L जैसे का तैसा। अब हम यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 11 में ये निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारे पास, अगर हम इसे K से नोट करें तो कितना होगा V/L, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस और L लेंथ ऑफ दी वायर। V जो है ओम्स लॉ से हम इसे लिख सकते हैं I × R/L, और R की वैल्यू हम लिख सकते हैं I × ρL/A/L। L से L हमारा कैंसिल, तो हमारे पास जो होगा K इज इक्वल टू I ρ/A। दिस इज़ अवर सिंपल फार्मूला। हम इसे इसमें इसलिए कन्वर्ट किए हैं क्योंकि हमारे पास डेटा है I की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी 0.1 एम्पियर, रो जो है वो हमारे पास दिया हुआ 10⁻⁷ ओम, और A की जो वैल्यू है वो है हमारी 10⁻⁻2 मीटर, सॉरी 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू है। हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। इट इज़ क्लियर, बहुत ही सिंपल सा है, सारे कैंसिल हो जाएंगे, आप इसे यूज़ कर निकाल सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 2। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में नंबर 12 में दिया हुआ है F इज इक्वल टू न्यू ऑफ अपॉन C नेचुरल लॉग ऑफ XB, जहाँ पर F फोर्स है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, X डिस्टेंस है। इट इज़ क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन को आप देख सकते हैं अपने उसमें कि कौन सा है। तो इसमें चौथे नंबर का है कि यहाँ पर B का डायमेंशन जो है वो कितना है L इनवर्स है, और ये क्या है सही है। इसका रीज़न क्या है, ध्यान दीजिए, लॉग एक नंबर है, अगर मान लो ये डिस्टेंस को शो करता है तो इसका डायमेंशन कितना होगा आपका L। तो इसको डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बनाने के लिए इसको L इनवर्स होना ही पड़ेगा। तो इसका जो हमारा चौथा ऑप्शन जो है कि डायमेंशन ऑफ B इज़ L इनवर्स, सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में अपनी क्लास में समझा चुके हैं, तो आप क्लास में देखिए, आइए और इन्हें समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है कि अगर अर्थ के इक्वेटर पर इसकी वेलोसिटी कितनी है आपकी v है। क्लियर है, ऐसा हमारे पास बोला गया है। और जो इक्वेटर पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल की 1/3 है। दैट मीन्स अगर इक्वेटर पर ग्रेविटी GE है
तो पोल पर कितनी होगी हमारी 1/3 ऑफ GP। मतलब ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, वट एवर आई वॉन्ट टू से दैट इज द करेक्ट थिंग। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल एंड इक्वेटर इज दिस। सो आई कैन राइट हियर GP इज इक्वल टू 3 ऑफ GE। तो इसमें हमें निकालना है कि जैसे ये हमारे पास इक्वेटर पर एक्सेलरेशन एस्केप वेलोसिटी है, तो पोल पर कितनी होगी। तो सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला √2GR, जहाँ पर हमें R तो रेडियस जो है एवरेज रेडियस हमें R दी ही हुई है। तो अब हमें यहाँ यूज़ करना है कि अगर मान लेते हैं ये एस्केप वेलोसिटी के लिए यूज़ हुआ है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि V अर्थ के लिए, E इक्वेटर के लिए, V इक्वेटर इज इक्वल टू 2GER, और पोल के लिए कितना हो जाएगा P इज इक्वल टू 2GPR। इस सारी चीज़ों को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं लिखना चाहूँ इसे, तो यूज़ कर सकता हूँ मैं इसके लिए 2G, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3GE ऑफ R। तो मैं इसे √3 बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर कितना हो जाएगा 2GER, जो कि किसके इक्वल है हमारे पास, ये इसके वेलोसिटी एट इक्वेटर के इक्वल है। तो VP इज इक्वल टू √3 ऑफ V। इट इज़ क्लियर, दैट इज़ अवर सिंपल आंसर। दैट मीन्स √3 टाइम्स हमारी इसकी वैल्यू होगी, जो कि हमारा आंसर नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन में हमें नेट EMF और नेट रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। सिंपल सा है। तो इसके लिए हमारे पास, जब हम इसे थेवेनिन थ्योरम से इसे रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू, निकालने का सिंपल सा फार्मूला हमारे पास E1 R1 माइनस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सिंपल सा फार्मूला है जो हमारी क्लासेस में हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम जब इसमें सारी वैल्यूज ये पुट करेंगे, तो हमारे पास V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 वोल्ट आ जाएगा। तो इस सर्किट जो है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस से पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण कितना हो जाएगा 1। तो हमारी जो नेक्स्ट सर्किट बनेगी वो कितनी होगी, दिस, और ये हमारा वोल्टेज 10 उधर है, तो दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर सर्किट। 16 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम। तो ऑब्वियसली नेट कितना हो जाएगा, नेट EMF हमारा होगा यहाँ पर 16 माइनस 3 13 वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस 1 और 1 2। नेट रेजिस्टेंस, इट इज़ क्लियर, एक्चुअल में इंटरनल रेजिस्टेंस जो बोलना चाहो आप, कितना हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 2 ओम। सो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में सैंपल है आइडियल गैस का, जिसका वॉल्यूम V है, प्रेशर P है और टेम्परेचर T है। इसके एक मॉलिक्यूल का मास m है और K बोल्टजमैन कांस्टेंट है। तो इस सब डेटा का यूज़ करके हमें उसकी डेंसिटी निकालना है। इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपको मालूम है कितना होता है PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर वॉल्यूम को मास इंटू डेंसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो प्रेशर इंटू टोटल मास कितना हो जाएगा m n, अब आगे पीछे लिख गया है, कोई इशू नहीं है, अपॉन कितना होगा डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। इट इज़ क्लियर, इज इक्वल टू nRT। n से n क्या हो गया आपका कैंसिल, तो आपके पास आ रहा है P इज इक्वल टू mn अपॉन D इज इक्वल टू RT। यू हैव टू कैलकुलेट दिस, ट्रांसफर कर दीजिए वहाँ पर, तो आपके पास होगा कितना, P n m अपॉन RT इज इक्वल टू D। आपको मालूम है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बोल्टजमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू होता है हमारे पास R अपॉन n। तो कितना हो जाएगा, n अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन K। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा D इज इक्वल टू P m अपॉन KT। दैट इज अवर सिंपल आंसर एंड दैट इज गोइंग टू बी आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, इट्स करेक्ट। देखिए इसमें सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय सिंपल वे। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। ऑन इंक्रीजिंग द सीरीज रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट, नंबर 1, और दूसरा क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर। इन दोनों को आप बढ़ा करके सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये कैसा होता है, इसे हम अपनी क्लास में डिटेल में समझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही है, A एंड D बोथ। ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है, जिसमें कहा गया है कि आइडियल गैस जिसका एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा एक्सपांडेड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा ऑफ V, जहाँ अल्फा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमें क्या निकालना है,
सिंपल सा मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही मामूली सा फॉर्मूला है, एकदम बेसिक सा, जिसे हम निकाल सकते हैं C इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस n, जहाँ इस सिचुएशन में n की वैल्यू कितनी -1 रखी जा सकती है। क्लियर। तो हमारे पास जो होगा वो R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 2, जैसे इसकी वैल्यू आप -1 रखेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप R बाहर निकालिए, अंदर कितना होगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो हमें ऊपर जाके 1 प्लस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास R अपॉन 2 गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज़ आवर आंसर। एंड कौन सा ऑप्शन है ये हमारा R अपॉन 2, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में 2 वायर ऑफ सेम लेंथ सेम मटेरियल हैविंग डायमीटर ऑफ रेशियो 2:3, इट इज़ क्लियर, तो उनकी रेडियस का रेशियो भी वही होगा। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर्स व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, एवरीथिंग इज सेम। तो हमें मालूम है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करना है, निकालनी है, जो कि कितनी होगी E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि ये एरिया के स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर में होती है। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं इसे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का पावर 4। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। किस रेशियो में है आपकी, 2:3 में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2 पावर 4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 81 अपॉन 16, that is your simple answer and that is option number 3, option number 3 is correct। ये आपको लॉजिक गेट बना हुआ दिख रहा है, इसमें ये पूछा गया है कि ये किसके जैसा बिहेव करेगा, नॉर गेट, नैंड गेट, और गेट और एंड गेट, किसके जैसा ये बिहेव करेगा। हमें सिर्फ इसे इस तरीके से क्या करना है, देखना है कि ये किस तरीके से काम करेगा। इसके लिए आपको डी मॉर्गन थ्योरम की जो बेसिक नॉलेज है उसे होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ समझेंगे, जैसे यहाँ पर जब हम इस सर्किट में जब हम यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल लगाएंगे तो वो उसे इन्वर्ट करेगा, यहाँ पे इस सर्किट को इन्वर्ट करेगा। और जब यहाँ पर हमें मान लीजिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें A बार और यहाँ मिलेगा B बार। इट इज़ क्लियर। अब ये कौन सा गेट है आपका, सिंपल सी बात है, ये कौन सा नॉर गेट है। नॉर गेट इसे क्या कर देगा, इन्वर्ट करके ऐड करके इन्वर्ट कर देगा, तो A प्लस B। इट इज़ क्लियर। डी मॉर्गन थ्योरम से हम इसे लिख सकते हैं A बार डॉट B बार, दैट मीन्स A डॉट B। अब इसके आगे फिर एक नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये किसे कन्वर्ट कर देगा, नैंड गेट में। इट इज़ क्लियर। ये हमारा यहाँ से एंड गेट मिला, उसको ये नॉट गेट किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा नैंड गेट में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। एक बॉल है जो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रही है। जब इसकी हाइट ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v0 है। जब ये टकराती है तो उस समय कितनी अपनी टोटल एनर्जी का 50% लूज कर देती है। ए क्लियर ऑफ फाइज राइज बैक एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। इट इज़ क्लियर। तो हमें क्या करना है, इस डेटा का यूज़ करके ये बताना है कि वो कितनी हाइट से गिर रही थी, व्हाट वाज इट्स इनिशियल हाइट। तो सीधी बात 10 मीटर जब ऊपर गई थी तो इसकी हाइट किसकी एनर्जी कितनी, 50% लूज़ हो गई थी टोटल एनर्जी। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी, आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी 1/2 mv0², वहाँ पर उसकी हाइट है, और कितना होगा mgh, g 9.8 और h कितना है आपका यहाँ पर 10 मीटर। इट इज़ क्लियर। इसका 50% लूज़ कर जाती है, मतलब कि 50% बोले तो 1/2 एनर्जी रहेगी। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, दैट मीन्स m 9.8 × 10। इसको सारा सॉल्व करेंगे आप यहाँ से 2 से ट्रांसफ़र करके, तो आपके पास v0 इज इक्वल टू होगा 14 मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन डू दिस वन। तो मतलब कि ये 10 मीटर जब ऊपर होगी ग्राउंड से तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी। अब हमें इस बात का दिमाग लगाना है कि ये जब ऊपर से कहीं से गिर रही थी तब यहाँ कहीं पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर ही थी, सॉरी माफ़ करना, v0 ही थी। क्लियर है। तो हमें ये बताना है कि इसके नीचे से ये अभी भी कितने ऊपर है, ये 10 मीटर ऊपर ही है। क्लियर। तो ये वाली हाइट हमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं यहाँ से हाइट इसकी 0 रही होगी, सॉरी वेलोसिटी कितनी रही होगी 0, तो यहाँ पर आगे कितनी होगी v0 बोले तो 14 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इसका जो आंसर निकलेगा अंडर रूट किससे 2gh, 2
जी की वैल्यू 9.8 और एच इट इज़ क्लियर स्क्वायर में आप इसे स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर करके सॉल्व करिएगा। एच इज इक्वल टू आएगा 10 मीटर। दैट मीन्स ये हाइट भी आपकी 10 है, ये हाइट भी 10 है, तो टोटल हाइट आपकी कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट इज इक्वल टू 10 + 10 बोले तो 20 मीटर। आंसर क्लियर? ये दिख नहीं रहा था, देख लीजिए। चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका मास m है स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, जहाँ वेलोसिटी इसकी कितनी है V इज इक्वल टू कुछ इतना अलॉन्ग द डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कितना 2v0 आफ्टर सर्टेन टाइम। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट टाइम। इट इज़ क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड कोई इम्पैक्ट बनाने वाली नहीं है, तो कितना होगा आपकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा आपका u(x² + u(y²). वेलोसिटी की वैल्यू आपकी 2 है, हम इसे स्क्वायर करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा 4v0² इज इक्वल टू u(x² + u(y²). इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा v0²। इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास कितनी आएगी EQT/m का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलने वाली वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से आता है ये। फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है QE, बहुत ही सिंपल, न्यूटन के सेकंड लॉ से ma इज इक्वल टू QE, तो a इज गोइंग टू बी QE/m। जब हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं तो v इज इक्वल टू u + at, सिंपल सा फॉर्मूला। u हमारे पास ऑलरेडी 0 है, इनिशियली कोई फोर्स था नहीं, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाता है, a की वैल्यू QET/m। दैट इज सिंपल फार्मूला, कहाँ से हमने इसे डिराइव किया। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी रेगुलर क्लासेस में समझाते हैं और सारे बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे जब यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास आएगा 3v0² इज इक्वल टू EQT/m होल स्क्वायर। आप ट्रांसफ़र कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा EQT/m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3v0। टी निकालना है, टी हमारे पास आंसर जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 3m√3m v0/QE। इट इज़ क्लियर? आंसर नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। इसमें अ क्लोज पाइप सडनली ओपन एंड चेंज टू एन ओपन पाइप, ये ऑर्गन पाइप वाला हमारा क्वेश्चन है। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज लेस देन थर्ड हार्मोनिक ऑफ द अर्लियर क्लोज्ड पाइप इज कितना 55 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड पाइप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। तो आपके पास मान लीजिए फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, एन से भी, तो हमने एन ओपन कितना दिया हुआ है हमारे पास, कितना होता है वेलोसिटी अपॉन लेंथ ऑफ पाइप, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ पाइप। और यहाँ पर क्लोज्ड के लिए यही फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, थर्ड हार्मोनिक है तो 3v/4l। इट इज़ क्लियर? दैट इज़ गोइंग टू बी सिंपल। अब इसमें हमें इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, 3v/4l माइनस v/2l इज इक्वल टू 55 हर्ट्ज हमें दिया हुआ है। हम यहाँ से इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा v/2l इज इक्वल टू 110। क्लियर है? नाउ द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप कितनी होती है हमारे पास, क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी v/4l। क्लियर? तो यहाँ से 1/2 मैं इसे लिख सकता हूँ v/2l, और इसकी वैल्यू कितनी है 110, 1/2 इंटू 110। आप देखिए जरा ध्यान से, इसकी वैल्यू ये है, तो 55 हर्ट्ज हमारा इसका भी क्या होगा, आंसर होगा। एंड दैट मीन्स आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एन आइडेंटिकल ड्रॉप ऑफ ईच रेडियस स्मॉल आर कंबाइन इनटू अ बिग ड्रॉप। छोटी छोटी एन ड्रॉप्स को जिनकी रेडियस स्मॉल आर है उसे कंबाइन करके कितना कैपिटल आर रेडियस की एक बिग ड्रॉप बनाया गया है। द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 3e वेयर e इज़ द एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। इट इज़ क्लियर? ये बहुत ही हमारा सिंपल सा कंसेप्ट होता है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना, कितना होता है हमारे पास E इज इक्वल टू, हम इसे ले लेते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू कितना होता है n की पावर 1 माइनस 2/3 माइनस 1। इट इज़ क्लियर? जब इसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है ये हमारे पास, n की पावर 1/3 माइनस 1 ट्रांसफ़र करेंगे 4 हो जाएगा। इट इज़ क्लियर? तो कितना हो जाएगा n की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4, क्यूब कर देंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। दैट इज़ अवर सिंपल ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट।
Three identical sphere of radius r are placed touching each other side by side along x-axis so that their centers centers of first spheres is the origin. Now the space at the extreme end is removed. The shift of center of mass. बहुत ही थका हुआ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि स्पेयर है, इसके बाद एक और स्पेयर टच में है और ये तीन स्पेयर टच में है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी r, यहाँ से कितनी हो जाएगी ये वाली रेडियस हमारी 2r और ये कितनी हो जाएगी 3r. तो इस समय हमारा सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं x है, तो कितना होगा बेटा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास r1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3. ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है. तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला है, माफ़ करना. तो ये तो ओरिजिन में है, तो ये तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0. अब यहाँ देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं m, इसकी डिस्टेंस कहाँ है ओरिजिन से 2r, क्लियर, कैपिटल R है. m इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3r. इट इज़ क्लियर, 3r r r. इस जगह की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास ये 4r अपॉन कितना हो जाएगा 3m. हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 6 m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कितनी 2r पर आ जाएगी. दैट मीन्स इसका भी सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है 2r पर है. अब यदि आखिरी वाले को हटा दिया जाता है तो सिर्फ ये दोनों बचेंगे, सिर्फ ये दोनों बचेंगे. तो इस समय मान लेते हैं हम इसे x1 मान लेते हैं, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा x2. क्लियर, तो कितना हो जाएगा, पहला वाला तो 0 रहेगा, m इंटू 2r अपॉन कितना हो जाएगा 2m. तो आंसर कितना आ जाएगा r. तो इन दोनों का शिफ्टिंग जो होगी वो कितनी होगी x1 माइनस x2, मतलब 2r माइनस r इज इक्वल टू r. तो नया सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा हमारा r पर होगा, और ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 27 में ये दिया हुआ है, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप ऑफ द मटेरियल इज 250 जूल, इक्विवेलेंट टू 250 जूल. When 10 kg material is magnetized by an alternating field of 50 hertz, the energy lost in 1 hour, remember the term 1 hour, will be if the density of material is 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें इसके लिए बहुत अच्छे से मालूम है, इसका फॉर्मूला जो होता है E इज इक्वल टू कितना है हमारे पास NAVT, जहाँ पर एरिया, वॉल्यूम एंड टाइम. वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, तो कितना होगा NA मास अपॉन डेंसिटी इनटू टाइम. सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे. हमें यहाँ पर दिया हुआ है n की वैल्यू कितनी है 50, A की वैल्यू हमारे पास है 250, मास हमारे पास है 10 और आवर 1 आवर है, दैट मीन्स 3600 अपॉन कितना है हमारे पास इसमें वैल्यू, डेंसिटी 7.5 सेंटीमीटर है, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3. अब हम इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू होगी 6 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल. दैट इज़ योर आंसर एंड यू कैन check out. The answer will be first. Now check out the second answer. A block of mass 5 kg moving horizontally with speed 1.5 meter per second, perpendicular force of 5 Newton act on it 4 seconds. What will be the distance of the block from the point where the force started acting? तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है. हाँ, इसको हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, और अगर जब इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो ये 2 डायमेंशन मोशन करने लगेगा. तो हम बात करते हैं इसका 28 नंबर क्वेश्चन की. एस हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डायरेक्ट निकालेंगे हम, कोई एक्सेलरेशन नहीं है. u इंटू टी, तो u कितना 1.5 और t की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, दैट मीन 6 मीटर हॉरिजॉन्टल के लिए. और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. तो f इज इक्वल टू कितना होगा आपका m इंटू ए. तो a के लिए हमारे पास आएगा f अपॉन m. f की वैल्यू कितनी है, जब आप लगा रहे हैं इस पर फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 4 न्यूटन का फोर्स है, माफ़ करना 5 न्यूटन का फोर्स है और 5 kg पर लग रहा है, तो 5/5 दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया. तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कितना आ जाएगा, s वर्टिकल इज इक्वल टू 1/2 AT square, because initial velocity in vertical direction was 0, that means that is why we have taken 0 ut. Now here 1/2 into 1 into 4 square, that means it is going to be 8 मीटर. इट इज़ क्लियर. सॉल्व कीजिएगा, आपके पास 8 मीटर आ जाएगा. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस नेट. अपन इसको निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से. कितना होगा S
एच स्क्वायर प्लस एस वी स्क्वायर, दैट मीन्स कितना होगा हमारे पास ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 10 मीटर. This is your answer, and answer number 1 is correct. Now for 29, just check. An angle of prism A and its one surface is silvered. Light is falling at angle of incident 2A on the first surface, returns back through the same path after suffering the reflection at the second silvered surface. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज. ये हमारी क्लास का सबसे थका हुआ क्वेश्चन है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, एकदम नॉर्मल फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. म्यू इज इक्वल टू साइन 2a अपॉन साइन ए. इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये. तो इसमें इसको जब हम नॉर्मल अपनी छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास साइन ए, कैंसिल, तो कितना होगा 2 cos a. दैट इज अवर आंसर, एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर आंसर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन इज 30. दिस इज ऑल्सो द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स. इन दिस क्वेश्चन सेज अ बीम ऑफ 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, इंटेंसिटी कुछ इतना है 2 वाट पर मीटर स्क्वायर. एक्चुअल में पावर हो गई आपकी, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया आपको मालूम होगा. ये फॉल्स ऑन अ प्लेटिनम सरफेस ऑफ एरिया, ये है ए की वैल्यू आपके पास ये है. वर्क फंक्शन कुछ इतना दिया हुआ है. इफ़ द 0.53% ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड एंड द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी. मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए आपको टोटल एनर्जी में से आपका वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. तो टोटल एनर्जी आपका क्वेश्चन का नंबर कौन सा है, 30 है, क्वेश्चन नंबर 30. तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम यही होती है हमारे पास, ई माइनस वर्क फंक्शन. तो कितना है आपका ये 10.6 और ये कितना 5.6, दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, पहला वाला. तो देखो 1 2 3 4, तो इन दोनों में से हमारा कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्या ये 6.25 इंटू 10⁻8 है या 10⁻11 है, इसे हमें कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन द बीम इन पर सेकेंड इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, फार्मूला है इसका डायरेक्ट टोटल एनर्जी, यानी कि पावर आप डाल सकते हैं यहाँ पर, आपकी इच्छा हो, ठीक है ना. पावर अपॉन कितना होगा आपका एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन. एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो आई इंटू ए अपॉन कितना होगा यहाँ पर आपका ई. दिस इज योर सिंपल फार्मूला, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू टेक. नाउ वी हैव टू पुट द ऑल वैल्यूज़ जो हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है. तो हमारे पास एक सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू कितनी है 0.53% इलेक्ट्रॉन रिमूव होते निकलते हैं यहाँ पर. तो कितना हो जाएगा 0.53 अपॉन कितना हो जाएगा 100% को बदल देंगे आई ए अपॉन ई. क्लियर है. हम इन सारी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे जो आपको सिस्टम में दी है आई ए ई, इनकी वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11. इट इज़ क्लियर दैट एंड आंसर नंबर 1 इज़ करेक्ट. क्लियर, आंसर नंबर योर 1 इज़ करेक्ट. क्लियर, दैट इज़ योर आंसर नंबर 1. नाउ talking about the 31. It is very simple question. In Young's dual slit experiment, interference bands are produced on the screen 1.5 meter from the two slits 0.15 mm apart. The illuminated light of wavelength is 6000 angstrom. If the screen is now taken away from slit 50 centimeter, देन चेंज इन फ्रिंज विड्थ. हमको चेंज इन फ्रिंज विड्थ क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, आपको कुछ करना नहीं है. मान लीजिए इसमें अगर हम यहाँ देखें कैसा होगा, तो हम मान लेते हैं हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कितना होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी. सीधी बात, वेवलेंथ, स्क्रीन की स्लिट से दूरी और ये स्लिट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी, ये हमारे पास क्या है कंसेप्ट है. तो हमने मान लिया पहली कंडीशन जो आपको दी है वो क्या है, बीटा 1 है, जो कंडीशन हमारे पास है. इसमें हमने वैल्यू रखी 6000 एंगस्ट्रॉम. 6000 इंटू 10⁻ कितना होगा -10, और डी कितना है 1.5, और नीचे का कितना है अपना 15 मिलीमीटर है, माफ़ करना, कितना है 15 मिलीमीटर.
तो 15 मिलीमीटर 0.155 मिलीमीटर है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना होगा 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। इसे हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसे 6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.5 अपॉन 15 इंटू 10⁻⁻5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे सारे के सारे यहाँ से, तो आपको इसको वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 10⁻³ मीटर। इट इज़ क्लियर, ये आपकी वैल्यू आई। अब बोलता है कि इधर पे नेक्स्ट सिनारियो हमारा ये कहता है कि अगर हम इसे 50 सेंटीमीटर और दूर ले जाएं, तो अभी कितना है 1.5, 50 सेंटीमीटर और दूर ले जाने पर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। और बस इतना ही है हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो β2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं जब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे को मिलेगा 6,000 इंटू 10⁻10 इंटू 2 अपॉन 15 इंटू 10⁻5। एंड जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 8 इंटू 10⁻³ मीटर। इट इज़ क्लियर। तो आपको निकालना है इनका डिफरेंस, तो डेल्टा बीटा इज इक्वल टू कितना होगा β2 माइनस β1, ज़्यादा माइनस कम, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। दैट इज़ योर आंसर। और आंसर कौन सा है आपका, ये सेकेंड वाला, सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। नाउ we are moving on the next question. Question number 32. A radioactive material decreased by simultaneously emission of two particles with the half lives 1620 and 810 years. The time after which 1/4 of the material remained is. ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का। एक्चुअल में न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड हम इसको रेडियो एक्टिव डिके वाला चैप्टर जो है हमारा उससे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक बेसिक सा जो कंसेप्ट फार्मूला होता है, एकदम फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। टी इफेक्टिव, TH इफेक्टिव, ठीक है ना। हाफ इफेक्टिव के लिए हमारे पास फार्मूला होता है T1/T2 और कितना होता है T1+T2। इसे हम यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं हम पहले वाले T1 को मान लेते हैं 1620 एंड 810 अपॉन इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे 1620 प्लस 810। इसे आप सॉल्व करिए और आपके पास आएगा 540 ईयर्स। इट इज़ क्लियर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। और आपको मालूम है रेशियो हमारे पास ओरिजिनल कंपोनेंट और रिमेंड कंपोनेंट का रेशियो कितना दिया है आपके पास, इसमें 1/4 दिया हुआ है। 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2², बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी हमारी, जब हम लॉगरिथम वाली सीरीज़ को देखेंगे तो ये होगा 1/TH। इट इज़ क्लियर। सो नाउ आवर टाइम विल बी T इज इक्वल टू 2/TH। क्लियर, आपको कितना हो जाएगा 2/TH। TH मीन्स दिस वैल्यू 2 इंटू 540 ईयर्स, दैट मीन्स 1080 ईयर्स। That is your quite sufficient answer, and the will be answer number 1. Answer number 1 will be λ1 λ2 वेवलेंथ है फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन-पास्टन सीरीज। तो हमें λ1 और λ2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, और वो सिंपल सा फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो आपका रिवर्क हो सकता है 1/इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। फॉर लाइमन 1² माइनस 2², फॉर पास्टन 3² माइनस 4²। इट इज़ क्लियर। तो मैंने यहाँ λ1 निकालना है, वो होगा हमारा कितना 3/4 फॉर लाइमन, एंड फॉर पास्टन λ2 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 7/144। आप रख के देखिएगा निकल जाएगा। तो λ1/λ2 दोनों की वैल्यू जब निकालोगे तो 7/108 आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। और वो होगा कौन सा आपका फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन 34 क्या बोलता है, अ फ्लड ऑफ लाइट इज कवर्ड विथ द फिल्टर ऑफ ट्रांसमिट रेड लाइट, the electric field emerging the beam respectively by this a floodlight is covered with the filter that transmits red light. The electric field of emerging beam is represented by the sinusoidal plane wave E is equal to कुछ इतना दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना। The average intensity of wave is,
आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस में करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सी ई आर एम एस स्क्वायर। ये बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है। हाँ, हमारे पास इस इक्वेशन में आपके पास ई नॉट की वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दी हुई हैं। सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, आपके पास कितना है, इसको मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट अपॉन रूट टू होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। सारी वैल्यू रखेंगे 1/2, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 और इसकी वैल्यू जो है आपके पास 36 स्क्वायर है। इस सारी चीज़ को आप सॉल्व करें, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सीधी वैल्यू मिलने वाली है 1.72 क्लियर वाट पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सेपरेशन बिटवीन दी plates is 3x. This separation is filled by the two layers of dielectrics in which the layer has thickness x and the dielectric constant 3k. The other layer of thickness 2x and dielectric constant is 5k. If the plates of the capacitors are connected to the battery, then the ratio of potential difference across the dielectric layers is, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो हमारे पास नॉर्मल फार्मूला होता है उससे हमारे इसमें काम चल जाएगा। ये क्वेश्चन कौन सा है, 35 क्वेश्चन है। जरा ध्यान दीजिएगा, C इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। यहाँ पर आपकी इन दोनों की जो बात हो रही है वो है ही नहीं, तो सिर्फ हमारे किससे काम चल जाएगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K अपॉन डी। यहाँ D डिस्टेंस है और K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D का रिलेशन X से है और K वही 3K 5K जो दिया गया है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं C1 पोटेंशियल, और हमें मालूम है कितना होता है आपका पोटेंशियल। फार्मूला क्या हो जाता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन C। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो हम यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट तो आपका कट जाएगा यहाँ से, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो होगी हमारी, इसकी कितनी हो जाएगी 5/2 इसके लिए, और इसकी होगी 1/3। इट इज़ क्लियर, 3/1 माफ़ करना, 3/1। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू 1/3 एंड द आंसर विल बी 5/6। इट इज़ क्लियर, सो द ऑप्शन इज 2 करेक्ट। 36. A non-isotropic solid metal cube has coefficient of linear expansion, this along x-axis, this along y-axis and z-axis. The coefficient of areal expansion of the solid is k into 10⁻⁻6 per degree Celsius. The value of k is to be calculated. Very simple question it is. So if we know that we denote generally volume exponent gamma, तो ये हमारा तीनों दिया हुआ है, अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा वाई और प्लस अल्फ़ा जेड। इन तीनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे हम 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6। इससे -6 माइनस क्या है 5 है, तो इसे हम -6 कर देते हैं और इसे यहाँ 0 लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁻6। ये हमारा क्या होगा, गामा। एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन के बीच का रिलेशन जो है 2/3 ऑफ गामा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। तो 2/3 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻6, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 40 इंटू 10⁻40 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, और आपका जो आंसर नंबर होगा वो 3 इज करेक्ट। क्लियर, के की वैल्यू डन, ये है आपकी के की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट वी एक्स वाई जेड कुछ दिया है, जहाँ वी हमारे पास ये है। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 102। इट इज़ क्लियर। तो आपके पास फार्मूला जो है वो क्या होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 37, E इज इक्वल टू होता माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सेस के लिए है तो क्या दिमाग लगाना, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो -4 इंटू 2x दैट मीन्स -8x। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया किसमें, अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, ये मामूली सा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है,
फॉर्मूला है। अब इसमें अगर आप वैल्यू रखना चाहते हो तो वैल्यू रख दीजिए, नहीं रखना चाहो तो मत रखिए। वैसे इसमें पूछे ही नहीं, आपका आंसर जो है आई जे के फॉर्म में है, तो आपका आंसर पहला क्या होगा, करेक्ट होगा। आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 38। अ कार्नोट इंजन एफिशिएंसी 40%, ठीक है ना, टेक्स हीट फ्रॉम द सोर्स, मेंटेन द टेम्परेचर 500 केल्विन, it is desired to have an engine efficiency at 60%, then the source temperature for the same sink temperature must be। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। 38 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। आपका ये फॉर्मूला है, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो इसी से ही सॉल्व होंगे। इफिशियंसी आपको 40% दी है, दैट मीन्स 40 अपॉन 100। 1 माइनस T2 हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें इसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे हमारे पास वैल्यू कितनी है, 500। डन। आप इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम है। T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 केल्विन। अब आप चाहते हैं कि आपका जो इफ़िशियंसी 60% हो जाए, यहाँ पर आपकी ये इफ़िशियंसी कितनी हो जाए, 60% हो जाए, और टेम्परेचर सिंक का वही रहे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, T1 सोर्स का टेम्परेचर निकालना है, T1 न्यू। क्लियर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर T1 की वैल्यू जो आएगी वो होगी T1 न्यू, ठीक है ना, नए वाला, वो आएगी 750 केल्विन। अभी ये सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। अब हमारे पास 39 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस विथ Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 5/3, मतलब गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो दिया हुआ है आपको, मिक्सड विद द 3 मोल ऑफ अनदर गैस ऑफ आइडियल गैस विथ Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 4/3, देन द वैल्यू ऑफ Cp अपॉन C3 ऑफ द मिक्सचर निकालना है। अलग अलग दिया हुआ है आपको, और आपको क्या निकालना है, मिक्सचर का निकालना है। तो इसका एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है हमारे पास, इसका N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 गामा 2 माइनस 1। इट इज़ क्लियर। जहाँ गामा की वैल्यू जो है आपकी, गामा की वैल्यू क्या है, Cp अपॉन Cv है। आप इसे पुट करिएगा वैल्यू, आपके पास आंसर आएगा 1.42 आंसर, एंड द आंसर विल बी सेकेंड इज करेक्ट। आपके पास ये 40 नंबर का क्वेश्चन जो है कि 2 सॉलिड स्पेयर हैं, रेडियाई R1 और R2, मास M1 M2, तो उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है 1 और 2 की शो की गई है, हमें वो क्या करना है, निकालना है। तो हमें मालूम है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है Gm अपॉन R²। तो पहले केस के लिए जब हम लेंगे Gm1 अपॉन 1², जब हम रेडियस 1 लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2, और Gm2 जब हम लेंगे तो उधर पर कितना हो जाएगा हमारे बेटे, यहाँ पर 2² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन आने वाला है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 1/6। इट इज़ क्लियर। आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, जी से जी कट जाएगा, M1 अपॉन M2 ये यहाँ और यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सेकंड इज करेक्ट। क्लियर। 14.3 एक टैंक है जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 64A है। इसमें 4H हाइट तक क्या है, पानी भरा हुआ, और बॉटम पर A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का होल कर दिया जाता है। तो इसकी जो वाटर लेवल है 16H से 4H तक गिरनी है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए निकलने वाला क्या निकालना है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है कितनी देर में ऐसा होगा। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, कितना होता है, A अपॉन A एकदम 2H2 अपॉन G माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2H1 अपॉन G। हमें सारी चीज़ दी हुई है। इसकी वैल्यू 64A है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होल्ड का कितना है, A है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 16H अपॉन कितना है, G माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 4H अपॉन G। क्लियर। हम इसे सॉल्व करेंगे, A से कैंसिल, 64 इधर से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 अंडर रूट 2H अपॉन G माइनस इसको क्या ले सकते हैं अपन, 2 अंडर रूट 2H अपॉन G। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 128 2H अपॉन G, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। और ये आंसर हमारा कौन से नंबर का है, 4th नंबर का।
ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है ये। इसमें बोलता है कि टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 8.4 मेगा माइक्रोफैरड और 500 वोल्ट एंड माइनस 500 वोल्ट आर ज्वाइन टू द कंडक्टिंग वायर्स विद द मास ऑफ द वायर इज 500 ग्राम, द स्पेसिफिक हीट of the material is 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, रेज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज। क्लियर, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास। इसमें लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी वो हमारी किसके इक्वल होगी, एम एस डेल्टा टी की, यानी कि ये डेल्टा टी या आप टेम्परेचर थीटा ले सकते हो, आपकी इच्छा हो, इसके इक्वल होगी। हमारे पास इसका फॉर्मूला है 1/2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 ऑफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्लियर है, ये हमारे पास, या डेल्टा थीटा, हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे, पुट करेंगे और अपनी वैल्यूज़ को, अपने आंसर को क्या करेंगे, हम निकालेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 500 वोल्ट से माइनस 500 वोल्ट, 500 वोल्ट से माइनस 500 वोल्ट तक वैल्यू है, तो मतलब 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपका आने वाला है। तो यहाँ पर कितना होगा, 1/2 इंटू 8.4 इंटू 10 टू द पावर -6 का होल स्क्वायर अपॉन इनका हम दोनों का सम कर देंगे, 2 इंटू 8.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1000 स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस थीटा। इट इज़ क्लियर, हमको ये कैलकुलेशन करनी है, डेल्टा थीटा आप जो लिखना चाहो यहाँ पर। तो यहाँ सारी वैल्यूज़ हम रखने वाले हैं। एम की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, यहाँ पर आपके 500 ग्राम, मतलब 500 इंटू 10 टू द पावर -3। स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी 0.1 है और डेल्टा थीटा आपको कैलकुलेट करना है। अब जब सारी वैल्यूज़ जब यहाँ रखेंगे और इनको ट्रांसफ़र करके कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी थीटा की वो कितनी होगी आपकी, 10 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ योर आंसर एंड द आंसर विल बी थर्ड। आपका आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ये सारी की सारी एकदम मिक्स्ड प्रॉब्लम है, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सेक्शन है, हल्की सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं इन क्वेश्चंस में, पर फिर भी इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। The Earth's magnetic field is due to the electrical current produced by convective motion of the metallic fluids in the outer core of the earth is the effect of dynamo effect। ये एकदम डेफिनेशन है, इसे आप समझ सकते हैं, डायनामो इफेक्ट कहलाता है। आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। Two identical wires are stretched by the same tension of 100 Newton. Each wire emits the node of 400 Hertz frequency. If the tension of any wire is increased by 2 Newton, the beat frequency is heard by, एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, इसका कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस वाला काम नहीं है यहाँ पर। तो कितना होगा आपको, 46 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास एकदम सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि बीट्स क्या है, चेंज इन फ्रिक्वेंसी, डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी, टेंशन है। तो ये हमें डेल्टा न्यू निकालना है, यही तो हमारी वो होगी बीट, और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको यहाँ पर, 400 हर्ट्ज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना है, 1/2, और कितना है, 2 न्यूटन से बढ़ा रहा है ना डेल्टा टी, 2 न्यूटन से बढ़ा रहा है, और है कितना, 100 न्यूटन का। तो 100 से 100, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा न्यू इज गोइंग टू बी 4 hertz and that is your answer, and answer number 4 is correct. Question number 47, the equation of stationary wave is given by कुछ इतना, ठीक है। the maximum transfer speed, एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, थका हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 कितना होता है, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा ए, जहाँ ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ओमेगा यहाँ पर एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन में कितना है, 2a, तो ओमेगा इंटू 2a, तो आपका आंसर होगा 2 ओमेगा ए। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4th इज करेक्ट। क्लियर, इसमें देखिए ज़रा, आपका इस क्वेश्चन 48 में, देयर एग्जिस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन इन द स्पेस 4 पॉइंट ABCD
are also shown in which the equidistance from the origin. if VA, VB and if VC and VD हैं are the respective potentials, then इनमें अपन को बताना सही कौन सा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे गिरता है, हमेशा गिरता है। तो ये दोनों लगभग सेम डिस्टेंस पर हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका गिरता जाएगा। तो इन दोनों पर सेम और इन दोनों पर सेम, पर यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। तो VA इज इक्वल टू VB सही है, ग्रेटर देन VC इज इक्वल टू VD। इट इज़ क्लियर, वेरी सिंपल दिस इज। देखिए इसमें 3 कैपेसिटर जो है ये सीरीज़ में जुड़े हैं और ये ऑटोमेटिक पैरेलल में जुड़ा है। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा C/3 और इसका कितना होगा C। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा C/3 प्लस C इज इक्वल टू 4C/3। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा और आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर। नाउ ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें कंडेंसर जो C है इस पर कितनी एनर्जी स्टोर है, हमें ये क्या करना है, निकालना है। जब हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किस में हैं, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, और ये जो है ये दोनों सीरीज़ के साथ इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो हमें इस सर्किट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी सर्किट जो है एकदम सिंपल सर्किट इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारी, मान लीजिए ये क्या है, हमारी बैटरी है। डन। एक बार समझिएगा, इसको हम यहाँ एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये जो है हमारे पास ये पैरेलल वाले जो रेजिस्टेंस है उनको हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। डन। यहाँ से ऐसा करके, तो इसके कारण करंट हमारा I फ्लो होता है और EMF कितना है, E है। करंट I फ्लो हो रहा है और EMF कितना है, E है। तो सबसे पहले जब हम करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ये सब R R R। तो कितना हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस टोटल 3/2R। तो दैट मीन्स करंट जो होगा हमारा 2E/3R होगा हमारा करंट। सो पोटेंशियल जो होगा हमारा इस सर्किट में, पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू, इस इधर पर हमारा कंडेंसर भी जुड़ा हुआ है तो इसी के लिए हम बोलेंगे यहाँ का जो पोटेंशियल होगा हमारा कितना होगा, I इंटू R। डन। तो I कितना है, 2/3E/R इंटू R, R से R कैंसिल। तो पोटेंशियल अगर मैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मान लूँ तो पोटेंशियल AB कितना हो जाएगा मेरा, 2/3E। इट इज़ क्लियर सिंपली। तो एनर्जी स्टोर कितनी होती है हमारे पास, U इज इक्वल टू 1/2CV², जहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, 1/2C। V की वैल्यू कितनी है, ये 4/9E²। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2CE²/9 एंड द आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। क्लियर।